जुकरयान में लोकल लोग अक्सर पहाड़ियों से पुरानी हड्डियां ढूंढते थे। वो इन्हें ड्रैगन बोन्स कहते थे और दवाओं में पीसकर इस्तेमाल करते थे। मगर जब जेनस ने डील करने की कोशिश की तो वो औरत एफबीआई के डर से गायब हो गई। इन हड्डियों की असली कीमत क्या थी? आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वो हड्डियां मिल जाती तो हम उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। हमें पता चलता कि पैकिंग मैन का हमारे साथ क्या रिश्ता है। दुनिया में बहुत से खजाने गुम हुए हैं। किसी का सोना समंदर में डूबा तो किसी के हीरे चोरी हो गए। मगर 1941 में इंसानियत ने वो चीज़ खो दी जिसकी कीमत लगाना नामुमकिन है। ये पैकिंग मैन की हड्डियां थी। ये सिर्फ पुरानी हड्डियां नहीं थी, ये हमारे वजूद का वो हिस्सा था जो हमारी एवोल्यूशन की दास्तान को मुकम्मल करता था। आज 80 साल गुजरने के बाद भी ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कोल्ड केस है। एफबीआई, सीआईए और चाइनीज इंटेलिजेंस ने बरसों इसकी तलाश की, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस पुरअसरार सफ़र पर निकलेंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर वो हड्डियां गायब कैसे हुईं? क्या वो किसी सूटकेस में है या समंदर की किसी तह में? ये सिलसिला शुरू होता है 1920 के दौर में बीजिंग से तकरीबन 30 मील दूर एक इलाके जुकरयान में लोकल लोग अक्सर पहाड़ियों से पुरानी हड्डियां ढूंढते थे। वो इन्हें ड्रैगन बोन्स कहते थे और दवाओं में पीसकर इस्तेमाल करते थे। ये लोग सदियों से इन हड्डियों को हीलिंग पावर समझते थे, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये ड्रैगन नहीं बल्कि उनके आबाओ अजदाद थे। स्वीडन के जियोलॉजिस्ट जॉन ब्रूनर एंडरसन को जब ये पता चला तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने जब गौर से देखा तो वहां उन्हें क्वार्ट्ज के टुकड़े मिले जो इंसानों ने तराशे थे। 1926 में स्वीडिश साइंटिस्ट एंडरसन और कैनेडियन डॉक्टर डेविडसन ब्लैक ने मिलकर यहाँ खुदाई शुरू की। उन्हें शुरू में सिर्फ कुछ दांत मिले, मगर उन दांतों की बनावट ने यह साबित कर दिया कि ये किसी बहुत ही पुराने इंसान के हैं। ब्लैक ने इसे स्नेंथ्रोपस पैकिनेंसिस का नाम दिया। 1929 की एक ठंडी दिसंबर की शाम जब सूरज ढल रहा था और ठंड हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, चाइनीज साइंटिस्ट पाई मिनजोंग ने मिट्टी की सदियों पुरानी तह के नीचे से वो चीज़ निकाली जिसने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया। एक मुकम्मल स्कल कैप यानी खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा। इस दरियाफ्त ने साबित किया कि 5 से 10 लाख साल पहले एशिया में भी होमो इरेक्टस मौजूद थे जो आग जलाना और हथियार बनाना जानते थे। अगले 10 सालों में वहां से 200 हड्डियां, 14 खोपड़ियां और सैकड़ों दांतों के जखीरे मिले। ये पूरा खजाना बीजिंग के पीकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज के निहायत महफूज सेफ में रख दिया गया। 1930 की दहाई खत्म होते होते दुनिया का निज़ाम बिगड़ रहा था। 1937 में जापान ने चाइनीज पर हमला कर दिया। बीजिंग की गलियों में गोलाबारी और कत्ले गारत शुरू हो गई। डॉक्टर फ्रांस वेडरनिच, जो उस वक्त इस प्रोजेक्ट के सरबराह थे, वो एक जर्मन ज्यू थे। उन्हें दोहरा खतरा था, एक तरफ नाजी जर्मनी की नफरत और दूसरी तरफ जापान की तबाही। डॉक्टर वेडरनिच और कॉलेज के डायरेक्टर लुसील समान को डर था कि जापान फौज इन हड्डियों को वॉर ट्रॉफी के तौर पर जापान ले जाएगी, क्योंकि जापान उस वक्त अपनी साइंटिफिक सुपीरियरिटी साबित करने के लिए ऐसी दरियाफ्तों पर कब्जा कर रहा था। डॉक्टर वेडरनिच ने निहायत अक्लमंदी दिखाई और इन हड्डियों को निहायत बारीक और एक्यूरेट नकल बनवाए। उन्होंने हर हड्डी का सांचा बनवाया ताकि अगर असली हड्डियां गायब भी हों तो साइंस के पास उनका रिकॉर्ड महफूज रहे। ये वो कास्ट है जो आज हमारे पास बचे हैं। नवंबर 1941 में हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। अमेरिका और जापान के दरमियान कशीदगी हद से बढ़ गई थी। फैसला ये हुआ कि इन हड्डियों को सीक्रेट डिप्लोमेटिक बैगेज बनाकर अमेरिका भेज दिया जाए। इन्हें अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में रखना सबसे महफूज रास्ता था। हड्डियों को सेफ से निकाला गया। इनकी पैकिंग दुनिया की सबसे एहतियात भरी पैकिंग थी। हर हड्डी को पहले टिश्यू पेपर में लपेटा गया, फिर रुई की तह लगाई गई और फिर उन्हें मेडिकल गॉज में बांधा गया। इन्हें 2 बड़े लकड़ी के संदूक में रखा गया जिन पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था ताकि दुश्मन को शक ना हो।
इन संदूकों पर सिर्फ मेडिकल सप्लाईज लिख दिया गया था। दिसंबर 1941 ट्रेन बीजिंग से रवाना हुई। इन संदूकों की हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिकन मेराइन्स के 9 मैन स्क्वाड के पास थी। उन्होंने इन क्रेट्स को शिनमोंगताओ की बंदरगाह तक पहुंचाया। वहां कैंप होलो कैंप में ये क्रेट्स रख दिए गए, जहां से एक अमेरिकन जहाज SS प्रेसिडेंट हैरिसन ने इन्हें लेकर अमेरिका रवाना होना था। मगर किस्मत ने एक भयानक मोड़ लिया। ठीक 2 दिन बाद 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अगले ही सुबह चाइना में मौजूद जापानी फौज ने कैंप होलो कैंप का घेराव कर लिया। उन्होंने तमाम अमेरिकन मेराइन्स को गिरफ्तार कर लिया और बेस के हर कमरे और संदूक पर कब्जा कर लिया। यही वो पॉइंट है जहां से पैकिंग मैन की हड्डियों के निशान मिट गए। यहाँ से हमारी कहानी एक डार्क थ्रिलर बन जाती है। इन हड्डियों के बारे में 4 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, द सनकिन शिप। कहा जाता है कि वो जहाज जिसने ये हड्डियां लेकर जानी थी, जापानी फौज ने उसे घेर लिया था। कप्तान ने जहाज दुश्मन से बचाने के लिए चट्टानों से टकराकर डुबो दिए। अगर हड्डियां उस जहाज पर लोड हो चुकी थी तो वो आज भी समंदर की तह में डूबी हुई हैं। दूसरी थ्योरी, द बरीड क्रेट्स एट कैंप होलोकॉम। 1970 में एक पुराने मैरीन रिचर्ड बोवेन ने दावा किया कि उसने जंग के वक्त बेस के करीब मिट्टी में 2 बड़े संदूक दफन होते देखे थे। चाइनीज हुकूमत ने उस जगह की पूरी खुदाई करवाई, मगर वहां से सिर्फ पुरानी बंदूकें मिली। पिकिंग मैन का कोई निशान नहीं था। तीसरी थ्योरी, द जापानीज सीजर एंड टोक्यो बॉम्बिंग। एक और सोच ये है कि जापान इंटेलिजेंस को इनकी कीमत मालूम थी, वो इन्हें टोक्यो ले गए। अफवाह है कि टोक्यो की किसी यूनिवर्सिटी में इन पर रिसर्च हुई, मगर 1945 की अमेरिकन फायर बॉम्बिंग में वो पूरी इमारत राख बन गई। चौथी थ्योरी, द मिस्ट्री वुमेन एंड द $500,000 डील्स। 1972 में क्रिस्टोफर जेनस ने इनाम का ऐलान किया तो एक औरत ने राब्ता किया। उसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 86 फ्लोर पर जेनस को बुलाया। उसने एक पुराना सूटकेस में हड्डियों की तस्वीर दिखाई जो बिल्कुल असली लग रही थी। क्रिस्टोफर जेनस को मिलने वाली वो औरत कौन थी? उसने अपना नाम मिस्ट्री वुमेन रखा था। जेनस के मुताबिक वो औरत बहुत डरी हुई थी। उसने दावा किया कि उसका शौहर एक मेराइन था जिसने 1941 में क्रेट्स को फेंकते हुए कचरे में देखा था, मगर उसने एहतियात से 2 खोपड़ियाँ निकालकर अपने सूटकेस में छुपा ली थी। जेनस ने जब तस्वीर को हार्वर्ड के माहिरीन को दिखाया तो उन्होंने कंफर्म किया कि तस्वीर में मौजूद स्कल 3 का क्रैक बिल्कुल असली हड्डी जैसा है। मगर जब जेनस ने डील करने की कोशिश की तो वो औरत FBI के डर से गायब हो गई। आज भी माना जाता है कि वो सूटकेस शायद अमेरिका के किसी पुराने गैरेज में जंग समझकर पड़ा है। जब जापान ने सरेंडर किया तो अमेरिकन जनरल डॉगलास मैक आर्थर ने एक ख़ास टीम बनाई जिसका काम पैकिंग मैन को ढूंढना था। टीम ने टोक्यो के हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक लैब और हर एक म्यूज़ियम को छान मारा। उन्हें कुछ सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चला कि जापानी यूनिट 731 जो खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करती थी उनको इन हड्डियों में बहुत दिलचस्पी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी फ़ौज ने हड्डियों को बीजिंग के किसी कब्रिस्तान में मेडिकल वेस्ट के डब्बों में दफन कर दिया ताकि बाद में निकाल सकें, मगर जंग के बाद वो निशानात मिट गए। 2012 में जब चाइना ने वहाँ दोबारा खुदाई की तो उन्हें वहाँ से सिर्फ 1940s के पुराने फूड और मिलिट्री इक्विपमेंट मिला। इन हड्डियों की असली कीमत क्या थी? आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वो हड्डियाँ मिल जाती तो हम उनका DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। हमें पता चलता कि पैकिंग मैन का हमारे साथ क्या रिश्ता है। क्या वो हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स थे या वो एवोल्यूशन की एक अलग ही शक्ल थे जो ख़त्म हो गई। इन हड्डियों के गायब होने से इंसानियत की दास्तान का एक बहुत बड़ा चैप्टर हमेशा के लिए फट गया। आज हमारे पास जो प्लास्टर कास्ट हैं उनसे हम शेप तो देख सकते हैं, मगर उनका अंदरूनी राज कभी नहीं जान सकते। ये साइंस की तारीख का सबसे दर्दनाक नुकसान है। आज 2026 में भी चाइना ने पैकिंग मैन सर्च कमेटी बनाई हुई है। सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए बीजिंग उन तमाम पुराने मिलिट्री बेसिस को दोबारा स्कैन किया जा रहा है। हर साल कई लोग दावा करते हैं कि उनके पुरखों ने हड्डियां देखी, मगर हर रास्ता बंद गली में ख़त्म होता है। पैकिंग मैन आज भी कहीं भटक रहा है। क्या वो समंदर की गहराइयों में SS प्रेसिडेंट हैरिसन के मलबे में है, या शायद वो अमेरिका के किसी पुराने सूटकेस में बंद अपने दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहा है। पैकिंग मैन की कहानी हमें सिखाती है कि जंग सिर्फ इंसानों को नहीं मारती, बल्कि वो हमारी तारीख और हमारी पहचान को भी मिटा देती है। 1200 BCE के ब्रॉन्ज एज कोलैप्स की तरह
पैकिंग मैन का गायब होना भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या आपको लगता है कि ये हड्डियाँ कभी मिल पाएंगी, या फिर ये दुनिया का वो राज रहेगा जो कभी नहीं खुलेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको किसी पुराने बेसमेंट में कोई पुरानी खोपड़ी मिलती है तो एहतियात कीजिएगा, शायद आप दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पकड़े हुए हों। Some secrets are buried too deep for even time to find. The search continues for a